नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आर जनरल अफेयर्स में फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि फेस्टिवल के रीज़न की वजह से कुछ बिजी स्केड्यूल्ड हो गई थी लाइफ में। तो खैर, अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और फिर से हम आज का जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशन से रिलेट करता हुआ टॉपिक है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने प्रॉमिस भी किया था और कहा भी था कि ग्रेविटी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो हम उसे सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं रेगुलर इस पे वीडियोस बनाया करूँगा और अदर जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह की बातें हमने की हैं उसके अलग अलग वीडियोस अलग अलग तरीके से सेक्शन वाइज करके मैं उन वीडियोस को अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो चलिए कोई बात नहीं, अब फिर से इसे रेगुलर करते हैं और अभी कंटिन्यू रहेंगे। तो फ्रेंड, हमने ग्रेविटेशन के चैप्टर को पढ़ते वक्त हमने दो जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनका जिक्र किया था। एक का नाम हमने न्यूटन लिया था, जिन्होंने डिस्कवर किया था ग्रेविटी के कैलकुलेशन के लिए जो एग्जैक्ट फार्मूला होंगे उसे उन्होंने कैलकुलेट किया था। हमने ये भी कहा था कि न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर नहीं की है, न्यूटन ने ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसने उस चीज की डिस्कवरी की है, उसे कैलकुलेशन, उसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट, उसने इस चीज पे काम किया। और साथ में हमने एक महान साइंटिस्ट उनका नाम भी लिया था, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन। और हमने कहा था कि इन दोनों के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। आज जो मैंने टॉपिक को जो लिखा है बोर्ड पर, मैं पढ़ रहा हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड ग्रेविटी। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही बड़ा है। मेरी और आपकी और दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों की सोच से भी ऊपर की चीजें हैं। ये सब लोग इस पर रिसर्च करते हैं। तो मैं जो भी चीजें आज बताऊंगा, आप इसे एक रिसर्च के लेवल पे ही लेकर रखिएगा। अभी तक ये बातें सिद्ध हैं। हो सकता है कि मैं जो आज बताऊंगा उसमें कुछ डेवलपमेंट आए और वो चीजें चेंज हो जाए, क्योंकि ये जो थियरी है स्पेस के स्ट्रक्चर को ग्रेविटी के साथ कैसे जोड़ा जाए, ये टॉपिक अपने आप में आइंस्टाइन के लिए भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड टॉपिक था। उन्होंने अपना पूरा जीवन, लगभग 10 साल उन्हें लग गया था इस चीज को एनालिसिस करने में। क्योंकि फ्रेंड, मैंने एक बात अपने ग्रेविटेशन के चैप्टर पे एक बात है वो मैंने की थी, और वो कहा था कि न्यूटन ने ग्रेविटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो डिस्कवर कर लिया था, बट न्यूटन हैड नो आइडिया अबाउट द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द ग्रेविटी। न्यूटन को ये नहीं पता था कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। न्यूटन के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशंस कहिए या फिर कोई ऐसा उनके पास कॉन्सेप्ट बन नहीं पाया उनकी लाइफ में। हो सकता है कि आगे जाके वो डिस्कवर कर पाते, बट जब तक उन्होंने ग्रेविटेशन पे काम किया उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं लग पाया, वो सोच नहीं पाए और कोशिश भी किए तो रिजल्ट ले नहीं पाए। ये 1687 का बात है, लगभग 200-250 साल के बाद जो 20वीं सदी आई, उसमें एक अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के एक साइंटिस्ट, जो सबसे पहले एक क्लर्क थे और आगे जाके वो मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एक महान वैज्ञानिक बने। उन्होंने 1905 में उन्होंने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दी। इसे हिंदी में कहते हैं विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत। इसके तहत इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, टाइम डायलेशंस बताई कि स्पीड बहुत हाई लेवल पे अगर बढ़ जाए तो टाइम में डिफरेंसेस पता चल जाते हैं। फ्रेम अगर अलग होते हैं तो उन सब चीजों में टाइमिंग का भी अंतर पता चलता है। कभी अलग इन सब चीजों पे मैं बात करूंगा। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि 1905 में उन्होंने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी और ये भी बात बताया कि लाइट की स्पीड जो है 2.99792458 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, 2.99792458 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये जो लाइट की स्पीड है ये मैक्सिमम स्पीड है पूरे यूनिवर्स में।
यूनिवर्स की सबसे तेज चलने वाली अगर कोई चीज है तो वो लाइट है। हालांकि आज के समय में 21वीं सदी में कई ऐसे रिसर्च आ चुके हैं जो ये बताते हैं कि ये भी अब मैक्सिमम नहीं रही। एक और ऐसी चीज है जो इससे भी तेजी से एक्सपेंड कर रही है, वो डार्क मैटर है। वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं आपको बस एक रेफरेंस दे देता हूं कि हमारे यूनिवर्स का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 70 to 80% डार्क मैटर है। हम देख ही नहीं पाते हैं उसको, हम उसे नहीं डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, न देख पाते हैं। और जो विजुअल आप देख रहे हैं ना, वो मुश्किल से 5 से 10% जो है, यही विजुअल यूनिवर्स है। ये जो 10 to the power 11 गैलेक्सीज आप सुनते हैं, और हर एक गैलेक्सीज में 10 to the power 11 स्टार है, इस वजह से 10 to the power 22 स्टार जो आप देख रहे हैं, यही वो 5 से 10-15% है मैटर जिसको हम देख पा रहे हैं। लगभग 80% मैटर ऐसा है जो देख ही नहीं पाते हैं, हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, हमारे पास नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसे हम डिटेक्ट कर पाए। वही है डार्क मैटर। डार्क मैटर के एक्सपेंड करने की जो रफ्तार है ना, वो इससे भी ज्यादा हो गई है, ऐसा अभी के वैज्ञानिक दावा करते हैं। कई ऐसे मैथमेटिकल प्रूफ है उनके बारे में जो ये बताते हैं। क्या हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आइंस्टाइन ने 1905 में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दी और बताया कि लाइट की स्पीड पूरी मैक्सिमम है, पूरे यूनिवर्स में इससे ज्यादा तेज कुछ नहीं चल सकता, और ये एक तरह का बैरियर है, स्पीड बैरियर है। इस बैरियर को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, नो वन कैन क्रॉस दिस बैरियर। कोई इसे क्रॉस नहीं कर पाता। आइंस्टाइन ने अपनी थियरी में भी ये बात प्रूफ कर दी। इसके 10 साल के बाद 1915 में आइंस्टाइन की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो और ज्यादा डेवलप हो गई, बहुत बढ़ गई। उन्होंने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को बताया और साथ साथ उन्होंने ये गुत्थी सुलझा दी कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, और उससे इस थ्योरी में उन्होंने डाला जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को बताया, स्पेस के स्ट्रक्चर को बताया कि स्पेस, अंतरिक्ष की बनावट कैसी है। काफी हद तक उन्होंने, क्योंकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपने आप में बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत ही बड़ी थ्योरी है। इस थ्योरी के एक टॉपिक पे पीएचडी की जाती है, इतनी बड़ी थ्योरी है। और इतनी बड़ी थ्योरी से उन्होंने यूनिवर्स के बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों पे से पर्दा हटाया और उस गुत्थी को सुलझाया कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। तो आज हम एक जनरल वे में इस थ्योरी के नॉर्मल जो कुछ बातें हैं जो इस थ्योरी से पता चलती हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स को समझने में, उस पे थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ताकि ग्रेविटेशन के बारे में आपकी समझ जो है अप टू द मार्क रहे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इनसे। देखिए, जहां तक ऐसा हम लोग समझते हैं कि यूनिवर्स में 3 डायमेंशंस है जो हम देख पाते हैं। इसे हम x, y, z, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। मेरी जो बनावट है इसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों आपको दिखेंगे। मैं 3D हूं। एक चौथा डायमेंशंस के बारे में आइंस्टाइन ने बताया कि वो चौथा डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्स है जो एग्जिस्ट करती हैं, भले हम उसे देख नहीं पा रहे हैं बट उसे फील कर पाते हैं। चौथा डायमेंशंस उन्होंने कहा, जो फोर्थ डायमेंशंस था, उन्होंने कहा इसे टाइम को माना, और ये भी कहा कि टाइम का इफेक्ट सभी पर पड़ता है। यानी टाइम अपना प्रभाव लेंथ पे भी रखता है, ब्रेथ पे भी रखता है, हाइट पे भी रखता है। यानी कि यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर उन्होंने बताया कि 3D है और साथ में टाइम भी है, और इन दोनों के मिक्स हो जाने से
आइंस्टाइन ने कहा कि यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड सिंगल डायमेंशन ऑफ टाइम, ये सभी एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाते हैं, टुगेदर हो जाते हैं, बाउंड टुगेदर, और पूरे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर जो है ना फैब्रिक के रूप में देते हैं। मैं इसे और सिंपल करके बता रहा हूँ। पहले आप इसे देखकर समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स की 3D स्पेस, 3D स्ट्रक्चर को मैंने बताया कि यूनिवर्स में 3 डायमेंशंस जो है हमें दिखाई पड़ते हैं। एक चौथा डायमेंशन टाइम है जो इन तीनों डायमेंशंस पे अपना इफेक्ट छोड़ता है, अपना प्रभाव छोड़ता है। कैसा प्रभाव? कई बार ऐसी होती है ना कि बहुत तेज गति से जो ट्रेन चल रही है ना, उसकी लंबाई में चेंजिंग आ जाती है और कहीं ना कहीं टाइम उस पर इफेक्ट डाल देता है। सीधा सीधा ये बात आप जानिए कि टाइम जो है ना इन तीनों डायमेंशंस पे अपना प्रभाव छोड़ता है, अपना इफेक्ट छोड़ता है। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा कि यूनिवर्स में ये तीनों डायमेंशंस और चौथा डायमेंशन टाइम एक साथ जुड़ के एक फैब्रिक जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं यूनिवर्स का। मैं उसे बता रहा हूं कैसा है वो। ये बिल्कुल इस तरीके का है, ये इस तरीके का। उन्होंने यूनिवर्स की जो स्पेस है ना, अंतरिक्ष, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बताया है। एक्चुअली में ये प्लेन नहीं है, बिल्कुल 3D है, अंदर की तरफ भी है, बिल्कुल स्क्वायर बाय स्क्वायर बाय स्क्वायर, इस तरीके से। उन्होंने ऐसा बताया कि तीनों डायमेंशंस इसी में एक जाली नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। पूरे यूनिवर्स में एक जाली जैसा स्ट्रक्चर है, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं बाएं, हर तरफ से। उन्होंने कहा कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, फैब्रिक के जैसा। ये फैब्रिक है, बहुत लचीला भी होता है। अब आप सोचिए, हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस को जाना, साथ साथ आइंस्टाइन ने ये भी बातें बताई कि ग्रेविटी काम कैसे करती है और ग्रेविटी है क्या। अब तक न्यूटन के हिसाब से, अदर साइंटिस्ट के हिसाब से ये जाना कि ग्रेविटी इज जस्ट अ अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन न्यूटन ने ग्रेविटी को फोर्स नहीं कहा, सॉरी, आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को फोर्स नहीं कहा। आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को माना कि ये कर्वेचर है, कर्व है। ग्रेविटी एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं, फोर्स के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने, आइंस्टाइन ने ये बताया कि ग्रेविटी जो है ना एक कारण बनती है, एक काउज बनता है यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉर्ट करने का, यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को, उसमें डिस्टरबेंस पैदा करता है, यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, कर्व ला देता है। मैं इसे और सिंपल करके बताता हूं। आप सोचिए कि एक जालीनुमा स्ट्रक्चर आप ले लीजिए। घर में अगर आप मॉस्किटो नेट अगर आप देख रहे हैं, तो मॉस्किटो नेट को आप देखिए और उसके ऊपर वाले फेस पे आप किसी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, तो आप देखेंगे क्या कि वो मॉस्किटो का जो नेट है, जिसे हिंदी में मच्छरदानी कहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे कर्व हो जाएगा। आइंस्टाइन ने कहा कि जिस भी बॉडी में मास होगा वो अपने आसपास के स्पेस को कर्व कर देगी, मोड़ देगी। तो अब मैं स्पेस का स्ट्रक्चर बना रहा हूं और उसमें एक हेवी मास वाले ऑब्जेक्ट को रखूंगा और तब आप देखिए कि स्पेस का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल कर्व जैसा लगेगा। स्पेस का स्ट्रक्चर जो है कर्व जैसा लगेगा, देखिए बिल्कुल ऐसे। ये आप यूनिवर्स के जो स्ट्रक्चर है उसको आप इमेजिन कीजिए कि ये बिल्कुल जालीनुमा स्ट्रक्चर है, और देखिए कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद ये इसमें मास है, हेवी मास है, और जब भी हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आपको शायद ऐसा लग रहा है कि स्पेस जो है ना थोड़ा कर्व हो गया। आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो स्पेस में जो कर्वेचर पैदा हो रहा है
ये कर्वेचर हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी काउज करती है, कारण बनाती है स्पेस को कर्व करने का। स्पेस को कर्व करती है ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है वो ये देखिए, कोई भी हेवी मास वाला कोई ऑब्जेक्ट जहां पर भी होगा वहां की स्पेस जो है वो उतनी कर्व हो जाएगी, वहां की स्पेस कर्व हो जाएगी। ऐसी सिचुएशंस में आप सोचिए कि अगर कोई स्मॉल मास का कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर स्मॉल मास का कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहां की स्पेस कम कर्व होगी, यहां पे कर्वेचर जो होगा वो स्मॉल होगा, और यहां पर जो कर्वेचर होगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो यहां का कर्वेचर बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ क्या कि आप सोचिए कि वो जो मच्छरदानी है उसमें एक छोटा बॉल डालिए, तो मच्छरदानी का स्पेस थोड़ा सा, वो जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा इस तरीके कर्व हो जाएगा, और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट डाल दीजिए तो और ज्यादा कर्व हो जाएगा। आइंस्टाइन ने बताया क्या कि ग्रेविटी जो है ना, कारण बनती है अपने आसपास के स्पेस को कर्व कर देने का। अब आप सोचिए, जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप किसी तालाब में आप एक पेबल डाल दीजिए, एक कंकड़ डाल दीजिए, तो अचानक से आप रिपल्स देखिएगा, वाटर्स में एक वेव्स फैलेगी, रिपल्स आएगी। अब आप सोचिए, ये जो रिपल्स हो रहे हैं और ये यूनिवर्स जो है, पूरा स्ट्रक्चर जो है पूरा स्ट्रेच हो गया है, क्योंकि खिंचा गया, नीचे की ओर कर्व हो गया, और अचानक से ये मास गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए, तो वापस से वो जो कर्व स्पेस है वो फ्लैट होने की कोशिश करेगा, फ्लैट होगा। तो जैसे फ्लैट होगा एक वेव्स पैदा होगी, वेव्स जाएंगी। ये वेव्स को आइंस्टाइन ने कहा ग्रेविटी वेव। अब आप सोचिए, इस वेव्स के रास्ते में जो भी प्लैनेट होंगे वो अपने आसपास के स्पेस को थोड़ा कर्व किए होंगे। बड़ा मास था, गायब हुआ, बड़ी वेव्स निकली, और ये वेव्स उसके पाथ को चेंज कर देगी। अगर मान लिया जाए सन गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए, तो हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा कि दुनिया में अंधकार छाया, क्योंकि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगेगा। तो इस वक्त अगर मान लिया जाए 9:40 मेरे घड़ी में बज रहे हैं, 9:40 में अचानक से सन गायब हो जाए, तो 9:40 के टाइम पर जो सन की रोशनी निकली है वो रोशनी हमें 9:48 में दिखाई पड़ेगी। उसके बाद सन तो गायब ही हो गया है, तो हमें 8 मिनट के बाद पता चलेगा कि सन गायब हो गया। और जैसे ये डिसअपियर होगा, स्पेस को तो सन ने कर्व किया हुआ है, वो फ्लैट होगा ऊपर से। जैसे फ्लैट ऊपर होगा वो वेव्स पैदा होंगी, और वो जो वेव्स हैं वो वेव्स अपने रास्ते में आने वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके डायरेक्शन, उनके पाथ को चेंज कर देगी। आइंस्टाइन ने ग्रेविटी काम कैसे करती है उसके बारे में बताया कि ग्रेविटी जो है अपने आसपास की स्पेस को कर्व कर देती है, और जैसे ही अगर कोई हेवी मास का ऑब्जेक्ट डिसअपियर होगा, यानी वहां से हट जाए, खत्म हो जाए, ब्लास्ट कर जाए, हेवी मास का ऑब्जेक्ट खत्म हो जाए, डिसअपियर हो जाए, इमेजिन कीजिए, तो वो फ्लैट, वो जो सरफेस, जो स्पेस था, स्ट्रक्चर जो था वो कर्व हो गया था, वो वापस से फ्लैट होगा और वेव्स पैदा होंगी, और ये वेव्स अपने सामने आने वाले जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके डायरेक्शंस को चेंज कर देगी। तो आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये कॉन्सेप्ट है, उन्होंने इससे ये बातें बताई कि ग्रेविटी कारण बनती है अपने आसपास के स्पेस को कर्व करने के लिए। ठीक है, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जो मैंने आपको बातें बताई वो एक बेसिक बातें हैं कि आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्या बताने का प्रयास किया। उन्होंने ये गुत्थी सुलझाई कि हाउ ग्रेविटी एक्चुअली वर्क्स इनटू द यूनिवर्स, कैसे काम करता है ग्रेविटी। ये बातें न्यूटन ने क्लियर नहीं की थी, न्यूटन ने इस बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन आइंस्टाइन ने इस गुत्थी को सुलझाया और हमारे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को बताया, स्पेस में किस तरीके से 3 डायमेंशंस है और चौथे डायमेंशंस टाइम है, टाइम का इफेक्ट इन तीनों डायमेंशंस पे पड़ते हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे स्पेस का स्ट्रक्चर जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, स्पेस का स्ट्रक्चर में डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है, कर्वेचर पैदा हो जाता है, जितना बड़ा मास उतना ज्यादा कर्वेचर। अब आप सोचिए कि ब्लैक होल अगर यहां पर रहता तो हमारी
आकाशगंगा के बीच में सेजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल है। अब आप सोचिए कि ब्लैक होल के पास बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, बहुत ही ज्यादा। तो सोचिए अपने आसपास के स्पेस को कितना ज्यादा वो कर्व कर देगा। कहा जाता है कि ब्लैक होल के पास स्पेस बहुत ही कर्व है, वो एकदम बिल्कुल कर्व हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि वो मच्छरदानी को इमेजिन कीजिए, आपने छोटी बॉल डाली, थोड़ी सी कर्व हुई, उससे बड़ी डाली और कर्व हुई। आप सोचिए कि बहुत बड़ी गेंद, लोहे की, आयरन की गेंद आप उसमें रख दीजिए, पूरी की पूरी मच्छरदानी जो ऐसे एकदम कर्व हो जाएगी, ऊपर वाले पोर्शंस लगेंगे, सट जाएंगे। ब्लैक होल जो है अपने आसपास के स्पेस को बहुत ही ज्यादा कर्व कर देता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा कर्व कर देता है। ब्लैक होल जो है अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण अपने आसपास के स्पेस को बहुत ज्यादा कर्व कर देता है। तो याद रखिए कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वो कर्व करेगा अपने आसपास के स्पेस को। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बेसिक बातें जाने हैं, ये बिल्कुल एक नॉर्मल जानकारी है, ताकि ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए। हालांकि इसके बहुत सारे मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे रिसर्च इस पे होते हैं। अब तक की यही थ्योरी चल रही है और बहुत हद तक ये थ्योरी आइंस्टाइन की सही है, क्योंकि कई ऐसे प्रैक्टिकल जो हमें एग्जाम्पल मिले हैं वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सिद्ध करते हैं कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस और ग्रेविटी, इन दोनों के बीच के रिलेशंस को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर मैं इसे और अच्छे से समझा पाने में अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं थोड़ा असमर्थ हो रहा हूं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये थियरी अपने आप में बहुत बड़ी थियरी है। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एक सिंपल वे में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को बता पाऊं। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसे देखिए, नोट कीजिए और ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं फिर से आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में ग्रेविटी के 2-3 और टॉपिक्स में बताऊं, जो काफ़ी हद तक क्लास 9th और 11th के टॉपिक को मिक्स करके मैं बताने का प्रयास करूंगा। सो तब तक आप इसे देखिए। थैंक यू।